नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं पेंशन को लेकर। दरअसल 10-11 अक्टूबर को एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें फैसला हो सकता है कि जो मिनिमम पेंशन है उसके अमाउंट को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया जाए। तो कैसे होगा ये, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग चल रही है। तो क्या आखिरकार वो समय आ गया है कि आपके मिनिमम पेंशन जो होती है उसको बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि मांग 7500 रुपये करने को भी लेकर है। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं जो कि हैं अश्विनी राणा जी, जो कि बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। सर, टीवी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर, ये जो बैठक होने वाली है इसमें ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मिनिमम पेंशन की अमाउंट है इसको 2.5 गुना किया जाएगा। मसलन जो अभी 1000 रुपये है उसको बढ़ा के 2500 किया जा सकता है। तो सर, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, तो बहुत पहले से जो जी यूनियंस हैं वो डिमांड कर रही हैं। भाई 5000 भी डिमांड कर रही हैं, जी बीएमएस है वो 5000 डिमांड कर रही है, कुछ 7500 मिनिमम कर जी रही है। लेकिन वाकई 1000 पेंशन तो कुछ भी नहीं है। मतलब एक जी हजार रुपये में आज अगर कोई किसी को कहे तो बड़ा एक अच्छा से लगता है कि 1000 रुपये पेंशन। जी वैसे भी ईपीएफओ की पेंशन तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मिनिमम पेंशन भी 1000 रुपये से बढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि भाई 2500 के ऊपर शायद सरकार जो है उस बोर्ड में जो है जी मीटिंग में इसका फैसला ले सकती है और लेना ही चाहिए। जी जी सर, जैसा कि आपने बताया कि लंबे समय से मांग चल रही है। कोई कोई बोर्ड कह रहे हैं कि 7500 मिनिमम पेंशन किया जाना चाहिए, और कोई कह रहे हैं 2500 नहीं, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो बोर्ड बैठक है उसमें पता चलेगा कि आखिर फाइनल अमाउंट क्या निकल के आता है। लेकिन सर, ये बताइए दर्शकों को कि जो पेंशन होता है, मिनिमम पेंशन अमाउंट, इसका निर्धारण ईपीएफओ करती कैसे है? मतलब कोई कैलकुलेशन होता है या कैसे किया जाता है? देखिए, पेंशन का निर्धारण जो ईपीएफओ की पेंशन है उसका जी निर्धारण तो उसका एक सीधा फार्मूला है कि आपके जो रिटायरमेंट में जब भी आप रिटायर होते हैं जी तो पिछले 60 महीनों का एवरेज लेते हैं। जी मतलब जो आपके 60 महीनों की सैलरी है उसका जी एवरेज लेके उसको डिवाइडेड बाय सर्विस, कितने साल की सर्विस है, जी और इंटू करके और डिवाइडेड बाय 70। तो जी ये निकलती है। मान लो 15,000 रुपये अगर किसी की है जी तो वो उसके हिसाब से जो है डिवाइड कर सकता है कितनी उसकी सर्विस है, जी इंटू और डिवाइड बाय 70। तो जी इस प्रकार से ये निकलती है। लेकिन ईपीएफओ में जो अभी पेंशन है वो जी मैक्सिमम पेंशन कैलकुलेशन के लिए 15,000 रुपये ही जी मैक्सिमम जो है आपकी एवरेज है। जी उससे ज्यादा पर नहीं लिया जाता। एक दूसरा मुद्दा है हायर पेंशन वाला। जी वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। केरल हाई कोर्ट का कोई डिसीजन भी आया है कि होना चाहिए, जी लेकिन उसके ऊपर अभी जो है असमंजस बना हुआ है। जी, आपने सही कहा सर। ये केरल हाई कोर्ट वाला मुद्दा भी काफ़ी उठा था कि उसमें निर्धारित किया जाए, हालांकि इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। सर, एक बात और जो लोगों के हमेशा दिमाग में आती है, क्योंकि पेंशन रिटायरमेंट फंड होता है एक, बहुत मतलब रकम आपकी गाढ़ी कमाई होती है, सैलरी आप जो मतलब पूरी ज़िंदगी कमाते हैं उसके बाद आपको पेंशन मिलता है। ऐसे में एनपीएस, पीपीएफ या ईपीएफ, कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें कौन सा निवेश करें ताकि हम रिटायरमेंट के समय हमें ज़्यादा फायदा मिल सके। तो सर, एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, क्या डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कैसी है। जी आपकी जॉब जो अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो वो ज्यादातर जो है वो ईपीएफओ में, जी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम में ही जहां पर वो जी कवर होते हैं। एनपीएस का जहां तक सवाल है तो एनपीएस में आप अगर जॉब में नहीं है तब भी आप एनपीएस का खाता खोल सकते हैं जी और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ईपीएफओ की पेंशन के साथ भी आप एनपी उसका नेशनल पेमेंट सिस्टम एनपीएस का जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी अब क्या होता है कि जो इम्प्लाई सर्विस में है जी तो उसकी जितनी भी उसकी जो सैलरी है, जी 15,000 रुपये तक की सैलरी के ऊपर ये पीएफ कटता है। 12% का पीएफ इम्प्लाई का कटता जी और 12% ही इम्प्लायर देता। जी उसके इम्प्लाई वाले जो है इम्प्लायर का 8.33 जो है वो पैसा चला जाता है पेंशन फंड फंड के में। लिए। जी और बाकी जो इम्प्लाई का 12% और इम्प्लायर का 3.67%, ये 15.67% ये उसके पेंशन फंड में चला जाता है, जो उसको रिटायरमेंट के समय वो सारा पेंशन का पीएफ का जो पैसा वो मिल जी जाता है। जी पेंशन फंड जो है
उसके आधार पर ही उसको जो है रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। जी, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कैसी नौकरी करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जॉब में हैं और कितने लंबे समय से हैं, उसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी सर, ये तो हुई बात कि कौन सा निवेश करें। सर, एक बात जो उठती है कि मिनिमम पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 वर्षों की सर्विस होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूएशन होना चाहिए, तभी आप पेंशन के हकदार होते हैं। और दूसरा सवाल जो हमारे सोशल मीडिया पे कई सारे दर्शकों ने पूछा है सर, वो ये है कि जो पेंशन पाने के हकदार हैं, तो एक तो 10 साल की सेवा है, और एक जो 7,500 वाली बात चल रही है उसमें कहा गया है कि 35 साल की मतलब सर्विस होनी चाहिए, तभी मिनिमम पेंशन आप 7,500 पा सकेंगे। तो सर, ऐसा भी कुछ होता है क्या? नहीं, 35 साल की सर्विस का मुद्दा नहीं है। जी। वो तो आप जितने भी साल की सर्विस करेंगे, मैंने बताया कि आपका 60 महीनों का, यानी 5 साल की आपकी सैलरी का एवरेज जी। इनटू जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स, उससे जी। गुणा करके डिवाइड बाई 70, ये फार्मूला है आपकी पेंशन करने का। जी। आपने 30 साल की है तो 30 साल के हिसाब से आपकी जी। पेंशन कैलकुलेट हो जाएगी। जी। लेकिन हाँ, 10 साल मिनिमम जो है आपकी सर्विस होनी चाहिए, तभी पेंशन मिनिमम के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। मतलब कम से कम 10 साल सर्विस पूरी होनी चाहिए तभी मिल पाएगा। सर, एक दूसरा सवाल जो है, कई बार लोग ज़रूरत के लिए पैसा निकालते हैं अपने प्रोविडेंट फंड से, लेकिन उसमें देखा गया कि पेंशन वाला जो पार्ट होता है वो नहीं निकल पाता है, तो क्या उसका निकालने का भी कोई तरीका है, या फिर वो आपकी सर्विस पूरी होने के बाद ही आप निकाल सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो उसी के उस पैसे के आधार पर ही जो है आपको पेंशन मिलने वाली है। जी। पीएफ में से आप लोन ले सकते हैं, आप जी। एजुकेशन के लिए बच्चों के, आप हाउस मकान खरीदने के लिए ले सकते हैं, जी। आप हेल्थ ग्राउंड पर ले सकते हैं। लेकिन जो पेंशन फंड है वो अलग रहता है। उसमें से आप कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते। उसी पेंशन, वो तो सारा एक्यूमुलेट होता है सबका, जी। जो है पेंशन फंड जो है, उसी के आधार पर जो है आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है।